कैटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना। और कल हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये सीखा था कि हम ट्रांजेक्शन में उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। एग्जाम्पल लिए समझाया था मैंने कि अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं तो जितने का बेचे वो उसका रिकॉर्डिंग होगा, उसके सेटिस्फेक्शन संतुष्टि की नहीं, उसकी फीलिंग्स की नहीं। आज हम पढ़ेंगे सेपरेट एंटिटी। और मैंने पहले ही बताया था कि एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। क्या होता है? अस्तित्व। और अस्तित्व कैसा कैसा था मैंने बताया था, बिजनेस का भी होता है और उसके मालिक का भी होता है। बोला है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक अलग एंटिटी के रूप में देखा जाता है और उसके ऑनर को अलग एंटिटी के रूप में देखा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग है। हम हमेशा इन दोनों को अलग मानकर ही काम करेंगे। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में एंटिटी जब पढ़ाया था, कभी कभी आपने देखना होगा कि दुकान के नाम पे चीजें चलती हैं, तो ये दुकान का अस्तित्व है। और कभी कभी उसमें काम करने वाला व्यक्ति किसी भी दुकान पे काम करेगा, उसके नाम पे वो चीजें चलेंगी, जहां चला जाएगा वहां नाम हो जाएगा। जैसे एक मूवी आई थी सुपर 30, सुना था ना, आनंद सर का। आनंद सर सुपर 30। अरे आनंद सर रियल रियल बायोपिक जो है उस मेन कैरेक्टर बोल रहा हूँ। तो आपने देखा था एक्सलेंस कोचिंग में पढ़ा रहे थे तो वहां बच्चे थे, उन्होंने जब अपना खोला तो बच्चे वहां जाने लगे। तो ये क्या था? ये आनंद सर की एंटिटी है, यानी उनका व्यक्तित्व है। वही बिजनेस की बात करें तो पटोना में एग्जांपल दिया था कि कोई पटोना में ऐसी ज्वेलरी की दुकान होगी जो बहुत फेमस होगी, लोग आंख बंद करके बोलते हाँ ज्वेलरी ले रहा, चलो इस पे चले जाओ, बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। तो ये बिजनेस की एंटिटी है। तो दोनों को अलग अलग मान के ही काम करना है हमको। अकाउंटिंग में जब हम काम करेंगे तो बिजनेस को क्या मानेंगे? अलग एंटिटी मानेंगे और उसको अलग एंटिटी मानेंगे। तीसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस जो होता है एक लंबे समय तक चलेगा। अच्छा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो यह मान के स्टार्ट करता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और हम लाभ कमाने के उद्देश्य से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। कोई भी ये सोच के बिजनेस स्टार्ट नहीं करता कि अगले साल बंद कर देंगे, ये नहीं करता है। वही इसमें बात कहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यह मानकर हम अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस क्या होगा, एक लंबे समय तक चलेगा। हाँ, तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावनाएं नहीं है। इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहा जाता है, यानी कि जो लगातार चलता रहेगा। जैसे कि यदि कोई कंपनी किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत सेम ईयर में मानकर नहीं रखते हैं। जैसे मान लो अगर ये रिमोट बना रहा हूं मैं इस साल, तो सिर्फ इसी ईयर को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता है, आने वाले कई साल तक इसकी वैल्यू लगभग उसके हिसाब से बनाई जाती है। अब नॉर्मल वे में समझिए, तो अगर मान ली रिमोट में बना रहा हूँ, इसमें मेरी लागत 10 रुपए लगी है, भाई मैं तो कमाऊंगा। तो मान लो मैं 20 में बेचूंगा, ये ना करूंगा, 20 में बेचूंगा, 10 में मेरा बेनिफिट होगा। लेकिन इस पे प्राइस टैग भी तो लगाना होगा मुझे। अच्छा, मान लो प्राइस टैग मैंने 20 रुपए का लगा दिया और 20 रुपए मैंने अपने होलसेलर को बेच दिया। अब एक बात है, प्राइस टैग लगा है 20 रुपए का, होलसेलर हमसे 20 रुपए में खरीदा है, वो कितने में बेचेगा? 30 रुपए में। नहीं, कैसे बेचेगा? प्राइस तो सिर्फ 30 रुपए का लगा, 20 रुपए का लगा है। इसीलिए हमारा जब हम बनाएंगे रिमोट मैन्युफैक्चर करेंगे तो सिर्फ हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हमारे अंदर में जितने लोग आएंगे सबके लिए सोचेंगे। इसीलिए इसकी वैल्यू बढ़ा के हम 150 रख देंगे, ताकि अंततः जब डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा इसकी वैल्यू 110, 120, 130 के करीब में पहुंच जाएगी। समझेगा आगे बात ना। यानी कोई भी कोई चीज का उत्पादन करता है तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, उनके बारे में भी सोचता है जहां लास्ट तक पहुंचेगा। आप इतने मूर्ख नहीं है कि कभी कोई सामान खरीद रहे हैं तो एमआरपी से ज्यादा आप अमाउंट दे दे। नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं। सिर्फ एक चीज पे देते हैं। किस पे? कोल्ड ड्रिंक पे। हाँ, ठंडा चाय कर रहा है, जबकि बेनिफिट है उनमें। अब मैं बता दूं, एग्जैक्ट बता दूं, जो आप लोग वाटर बोतल, मेरी एजेंसी है पेप्सी की, जो आप लोग का वाटर बोतल आप परचेज करते हैं 20 रुपए में, हाँ जी, रामकोला में सबसे बड़ी वही, हाँ। तो 20 रुपए में जो आप लोग वाटर बॉटल परचेज करते हैं, वो हम लोग मार्केट में बेचते हैं 11 रुपए कुछ पैसे में, 20 पैसे 40 पैसे ऐसा कुछ होता है, और हमें पड़ता है 7 रुपए में।
हमें पड़ता है 7 रुपए में। जो वाटर बॉटल आप 20 रुपए में करते हैं किनले का, वो हमें पड़ता है 7 रुपए में, हम बेचते हैं 11 रुपए में, और दुकान वाले बेचते हैं 20 रुपए में। सोचिए कितना डिफरेंस है, समझ रहे हैं? इसलिए शादी विवाह में लोग जो खरीदते हैं वो कहाँ से खरीदते हैं, समझ गए ना? हाँ, ऐसी है चीज। तो बेनिफिट है कि नहीं? पर बॉटल के पीछे 9 रुपए लगभग बेनिफिट है पर बॉटल के पीछे। अब कोल्ड ड्रिंक का सुन लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पे प्रिंट रेट होता है 95 रुपए 2 लीटर के, है ना? 2 लीटर के हम मार्केट में बेचते हैं 77 रुपए में। अब सुनिए, 77 रुपए में हम बेचते हैं, तो सोचिए हमको कितने में पड़ता होगा, कम में पड़ता होगा। हाँ, जितना भी पड़ा होगा, इतना नहीं पता है मुझे, चाचा से पूछना पड़ेगा। लेकिन ये 77 में हम बेचते हैं मार्केट में, और अब बोतल पे दाम कितना लिखा होता है 2 लीटर के, 95 रुपए लीटर। और प्लस दुकान वाला इसमें तो कमा ही रहे हैं पर बोतल के पीछे, कितना रुपया कमा रहा है? 18 रुपया, और प्लस 5 रुपया ठंडा कराइए। ये बेचते हैं 100 रुपए में, 100 रुपए में बेचते हैं, तो 100 रुपए लेते हैं। लेकिन अपने साइड भी सब धांधली है। अब चले जाइए बाहर, गोरखपुर चले जाइए, गोरखपुर से अब आगे इतना बढ़ते जाएंगे, अगर कोल्ड ड्रिंक पे 40 लिखा है तो 40 रुपए ही लेंगे लोग, कोई ठंडा कराई नहीं है। हाँ, लखनऊ में जाइए आराम से 45 रुपया बॉटल पे लिखा है, आधा लीटर में 45 रुपया, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है। यहाँ तो 50 रुपया ले लेंगे तो। हाँ, उधर नहीं, वहाँ एकदम एग्जैक्ट लेंगे, कोई दिक्कत, एक्स्ट्रा जानबूझ के नहीं लेंगे क्योंकि उन्हीं लोग पे लग जाएगा, इसीलिए एक्स्ट्रा नहीं लेते लोग। अपने साइड में बस यही है कि ठंडा कराई तो पता नहीं क्या बेवकूफ बनाते हैं सब। सोचिए, जबकि ऐसा भी नहीं, कमाई नहीं है, कमाई है तो 77 रुपए की चीजें 95 बेच रहे, वैसे ही कमाई है आपकी। अब प्लस ये भी है, अभी सुनिए अभी ऑफर क्या होता है, अगर एक गत्ता खरीदेंगे तो 1.25 लीटर का बोतल फ्री होता है, उस पर 60 रुपए उस पर भी कमाएंगे। अब बताइए, स्कीम रहता है, बहुत कमाई है। लेकिन समझ ही रहे हैं आप लोग, समझदार रही है। तो समझ में आ गया गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट मतलब? तो हम लोग भविष्य में लंबे समय तक मान के ही कोई चीज मैन्युफैक्चर करेंगे या काम करेंगे। अगला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कहा है इसे हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। हाँ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मानकर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कि यदि हमने फर्नीचर को 50,000 में बेचा है, तो हम 50,000 उसे हम 2 साल बाद भी अगर रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं कह रहे यार इस टाइम अगर हम बेचे होते तो 57 में पड़ा होता था, 7,000 बढ़ा के लेंगे, नहीं, जितने में बेचे थे 2 साल बाद भी अगर बात कर रहे हैं तो वही अमाउंट लिखेंगे, 50,000 की रिकॉर्ड करेंगे। तो सामान तो है नहीं कि बढ़ा के बेच देंगे, ठीक है? अच्छा, अभी एडवांस अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें एक मेथड आता है, बहुत सारे मेथड है उसमें। क्या क्या है? लीफो, फीफो, फीफो, ये सारी मेथड है। इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले खरीदे पहले उसको बेचिए। इसमें है जिसकी प्राइस लिस्ट है, कम है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में खरीदे पहले उसको बेच दीजिए। और इसका क्या है? हाईएस्ट प्राइस की बात होती है, जिसकी प्राइस मतलब मान लीजिए टॉफी खरीदे थे हम, ये टॉफी है और ये दूसरा टॉफी खरीदे, दोनों में से जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, जिसपे प्रिंट रेट ज्यादा होगा, पहले उसको बेचेंगे। ये कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंटिंग में, है ना? जो लोग अकाउंटिंग पढ़े वो कॉमर्स स्टूडेंट होंगे, उनको पता होगा इनके बारे में, ठीक है? जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे अकाउंटिंग कॉमर्स के स्टूडेंट, उनको पता होगा इसके बारे में। कॉमर्स पढ़े हो ना तुम? हाँ, हाँ, आएगा एडवांस, एडीएफए में है। चलो ठीक है। कहा है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब सीधा सा यही कहा है कि अगर मान लो 2 साल पहले का भी कोई चीज बेचे हैं, तो जितने में बेचे होंगे अगर इस साल रिकॉर्ड करना है उसको, तो उसी रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, अलग रेट नहीं बदलेंगे। यही रहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है? अगला है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, हाँ, क्या हो? इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन में 2 पक्ष होते हैं। डुअल का मतलब 2 पक्ष, यहाँ दो दो की बात करें इसलिए डुअल एस्पेक्ट बोला है। 2 पक्ष होते हैं,
पहला पक्ष डेबिट और दूसरा क्रेडिट होता है, और ये फिक्स होता है कि हमेशा डेबिट की टोटल वैल्यू क्रेडिट की टोटल वैल्यू की क्या होती है, बराबर होती है हमेशा। अच्छा, मैंने कहा था ना कि जब जनरल एंट्री पढ़ेंगे दो टाइप की पढ़ेंगे, एक सिंपल पढ़ेंगे, एक कंपाउंड पढ़ेंगे। सिंपल में एक खाता डेबिट तो एक खाता क्रेडिट का होता है, लेकिन कंपाउंड पढ़ेंगे तो एक डेबिट अगर हुआ तो 3-4 क्रेडिट हो जाएगा, या तीन चार डेबिट हुआ तो एक क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमेशा भले से तीन बार डेबिट दिया हुआ है और एक ही क्रेडिट है, उससे मतलब नहीं है, ये दोनों बैलेंस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये तीन मिलके 5 रुपया है तो ये अकेला 5 रुपया होगा, समझ रहे हैं ना। हमेशा डेबिट की टोटल वैल्यू क्रेडिट की टोटल वैल्यू के बराबर ही होगी, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्रेडिट वैल्यू टोटल वैल्यू और डेबिट की टोटल वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, याद रहेगा ना। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, मान लो अगर नाम दिया है परचेज मशीनरी, मान लो मशीनरी परचेज कर रहे हैं 50,000 की, तो कैश भी कितना देंगे, 50,000 ही देंगे ना, तो बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया। यही बात कहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में कहा है कि व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर हम कोई चीज कैश खरीदते हैं, कोई भी जितना खरीदेंगे उतने ही पैसे देंगे ना, बात खत्म। इट रिसीव गुड्स ऑफ सम वैल्यू एंड गिवन कैश टू इक्वल वैल्यू, मतलब जो सामान आप खरीद रहे हैं तो उसके लिए वो आपको कुछ देगा और आप क्या देंगे, उसके बराबर कोई वैल्यू देंगे, किस रूप में, कैश के रूप में। ठीक है, अगला है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। बोला है चूंकि पीरियोडिसिटी किससे रिलेट होती है, जानते ही है, टाइम से होती है, तो टाइम इंटरवल की बात किया हुआ है। ऐसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार बिजनेस इंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समय के अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड की अपेक्षाकृत शॉर्ट टर्म, अच्छा इसलिए कहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है, क्यों तैयार करना होता है, जिससे ये पता चल सकते हैं कि हमारी व्यापारिक स्थिति क्या चल रही है, समझ रहे ना, सही है, सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है। वो कहा है कि एक काम करिएगा, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करिएगा अकाउंटिंग पीरियड का शॉर्ट टर्म रखिएगा। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि मंथली रखिए या क्वार्टरली रखिए। सालाना करेंगे तो चीजें बर्डन ज्यादा हो जाती है, हो सकता है कोई चीज रह जाए, छूट जाए। तो अगर हम इसको, अगर लग रहा है हमारा बिजनेस काफी एक्सपेंडेड है, काफी फैला हुआ है, विस्तृत है, तो हम मंथली करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हर मंथ का रिकॉर्ड करेंगे ताकि अंत में जब हम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो कोई दिक्कत सामना न करना पड़े, समझ गए ना। इसीलिए कहा है कि जब भी आप एक कंपेयर वाली बात करिएगा उसको शॉर्ट टर्म बेसिस पे रखिएगा, छोटे समय, कम समय अवधि में, है ना। तो कितने होते हैं, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है और ईयरली होता है, ये तीन होते हैं। क्या है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर या कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे करते हैं कोई भी काम, तो उससे क्या होगा, बिजनेस को आराम से आप कंपेरिजन कर पाएंगे, और वही सालाना करें तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो अगर लगता है आपका बिजनेस छोटा है तो सालाना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा है तो क्या करेंगे, उसी महीने का काम उसी महीने में फिनिश करिए। अगला है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य की बात किया है, एविडेंस का मतलब क्या होता है, गवाह, सबूत। क्या होता है, सबूत होता है, मतलब कि आपको लीगल एग्जिस्टेंस रखना है। ये क्या कहा है आप सुनिएगा, कहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस ट्रांजेक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस, वाउचर के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा, क्यों रिकॉर्ड किया जाता है, कि क्यों आप लोग कोई चीज परचेज करते हैं, सेल करते हैं तो एंट्री करते हैं, ताकि अगर कोई बात हो तो उसे आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर सके। क्योंकि आप ओरली कोई कहेंगे तो वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर रिटेन है तो वो चीजें एक्सेप्ट की जाएंगी, समझ रहे हैं ना। आप कोई भी बात दो तरीके से करते हैं, एक मौखिक और लिखित, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, लिखित को। मैंने कहा जाइए आपका मैं 2000 फीस माफ कर दूंगा, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बस स्टेटमेंट दे दिया, कोई लिखा नहीं, कल आए परसों आए, कोई प्रूफ है कि मैंने कहा था, नहीं है। लेकिन वही अगर लिखित मैंने दिया है तो आप कल मुझे प्रेजेंट कर सकते हैं, सर देखिए आपने लिखा था और सिग्नेचर किया हुआ है, समझ गए ना। तो लिखित चीजों की वैल्यू होती है हमेशा। तो बोला है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस ट्रांजेक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे कि आप इनवॉइस में एंट्री करते हैं, वाउचर रिकॉर्ड करते हैं, के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जिन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में गवाह के रूप में
उपस्थित किया जा सके, प्रेजेंट किया जा सके, जिन कागजों को आप क्या कर सके, प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं। अच्छा, जब आपके वहां इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, आपके घर में अगर कोई चीज पाई जा रही है, मान लो गोल्ड हो गई, तो गोल्ड की क्या मांगी जाती है, पर्ची मांगी जाती है। अगर लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास है तो सारी चीजें नॉर्मल है, सेफ है। आप ब्लैक मनी वही कहलाती है जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, कि वो कहां से आया, कैसे आया, समझ गए ना। अगला है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट? देखिए क्या कह रहा है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना रेवेन्यू प्राप्त करेंगे और उस रेवेन्यू को पाने में जितना एक्सपेंस करते हैं, उनकी मैचिंग करना बहुत जरूरी होता है। मतलब एक्सपेंस कितना किए, कितना रेवेन्यू अर्न किए, ये सारी चीजें मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमने बिजनेस फैक्ट्री में 10,000 रुपया सैलरी को स्टाफ को सैलरी दिया, है ना, स्टाफ को दिया एज ए सैलरी के रूप में, और 90,000 अन्य खर्च किया, यानी टोटल खर्चा कितना हो गया, 1,00,000 रुपया। और इस महीने में हमने सेल किया है 2,00,000 रुपए का। कितने का सेल किया है, 2,00,000 रुपए का, और खर्चा कितना किया है, 1,00,000 रुपया। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। इन दोनों का ही डिफरेंस क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। यानी प्रॉफिट इक्वल टू रिवेन्यू, यानी कितने का आपने सेल किया, जो भी किया, माइनस एक्सपेंसेस कितना किया। तो 10,000 रेंट दिया और 90,000 सैलरी दिए, नहीं अदर एक्सपेंस किया है, और 10,000 सैलरी दी है, दोनों को जोड़ लिए 1,00,000 रुपया हो गया। और टोटल सेल क्या है, सेल इनकम माना गया है ना, तो इनकम में से घटा दीजिए। 1,00,000 में से 2,00,000 में आपका सेल किए हैं, और 1,00,000 रुपया आपने एक्सपेंस किया है, खर्च किया है, तो 2,00,000 में से 1,00,000 घटाएंगे, कितना बच जाएगा। यानी इस वर्ष में जो इस महीने में हुआ प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,00,000 का हुआ। अगर यही पैसा माइनस में चला जाएगा तो लॉस हो जाएगा। अगला है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइज करना, है ना। कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम क्या होगा, रिसीव होगा। समझ रहे ना, इनकम उसी डेट में कंसीडर करेंगे, सोचेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे जिस डेट में वो रिसीव हो रहा है। जैसे आप ही फीस जमा करते हैं, मान लीजिए आज फीस जमा की, आज साइट नहीं चल रही थी, सर्वर नहीं चला था कि आप लोग को फीस ऑनलाइन चढ़ाया जाए, तो मान लो कल सर्वर, यानी कल 15 तारीख है, 15 तारीख को सर्वर ठीक चलने लगा, तो फीस जब चढ़ाया जाएगा तो कौन सा डेट लिया जाएगा, 15 तारीख नहीं, 14 ही लिया जाएगा, पहले ही लिया जाएगा। कारण क्यों, क्योंकि उसी डेट में आपने फीस जमा किया है, और कभी रिकॉर्ड ढूंढना भी होगा तो मैं 14 तारीख के डेट में चेक करूंगा तभी तो मुझे मिलेगा ना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जिस डेट में आपको रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसी डेट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और क्या कहा है, लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कानूनी रूप से कहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, अर्थात लॉ के नियमों के अनुसार। अच्छा, कंपनी में कोई काम करते हैं लोग, कंपनी वाले जो काम करते हैं उनके भी लिए भी नियम पारित किया गया है, सबके लिए लॉ बने हैं, उसके अधीन रह के ही काम करना होता है आपको, उसके अगेंस्ट जाके काम नहीं कर सकते। समझ गए ना। अगला है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। कहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न या जनरेट होने पे रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू प्राप्त होने पे नहीं। जैसे जनरेट हुआ तो क्या कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। दो टाइप के होते हैं, एक होता है कि जनरेट होने पे रिकॉर्ड करते हैं, और एक जनरेट करते ही रिकॉर्ड करेंगे, मिलने पे करेंगे। जैसे जनरेट हुआ अभी मिला नहीं तभी रिकॉर्ड कर लेंगे, और एक बार जनरेट होने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। इस कॉन्सेप्ट एक्रूवल कॉन्सेप्ट के अनुसार, कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा घर जाके, कहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न या जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, एक्सपेंस का पेमेंट करने पर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। पहले जैसे एक्सपेंस हुआ उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद एक्सपेंस का पेमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इस तरह से आपका एक कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या पढ़ेंगे, टाइप अकाउंट। तो सुनिएगा ध्यान से, अकाउंट्स के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, वो सब अकाउंट मत बोलिएगा यहाँ पे कि अकाउंट के टाइप सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सब नहीं है। यहाँ अकाउंट है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, 3 होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल को हिंदी में बोला गया है व्यक्तिगत खाता, क्या बोला गया है, और रियल को बोला है गया है वास्तविक खाता, क्या बोला गया है, वास्तविक खाता। लेकिन रियल को एक दूसरा नाम भी दिया गया है,
रियल अकाउंट को संपत्तियों का खाता भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट के भीतर सिर्फ एसेट्स का जिक्र होता है, इसीलिए रियल अकाउंट को अकाउंट्स ऑफ एसेट्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और तीसरा जो है वो है नॉमिनल। नॉमिनल को अनरियल अकाउंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनरियल। नॉमिनल का मतलब नाममात्र खाता होता है और अनरियल का मतलब अवास्तविक खाता होता है। और नॉमिनल के भीतर सिर्फ आय और व्यय, लाभ और हानि की बात की जाती है। ठीक है, अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल शब्द पर्सन से बना है और पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति होता है। क्या होता है? व्यक्ति। आपने नाउन का एक डेफिनेशन पढ़ा होगा, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पढ़े हैं? वही डेफिनेशन यहाँ पर्सनल अकाउंट में चिपका दीजिए। किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वो सारी चीजें किस में आएंगी? आपकी पर्सनल अकाउंट में आएंगी। कहाँ आएंगी? पर्सनल अकाउंट में आएंगी। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, क्या टाइप्स अकाउंट में पहला बोला है पर्सनल अकाउंट। क्या है? पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसके घरेलू यानी बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। यह अकाउंट किसी नेचुरल पर्सन या इंडिविजुअल, किसी फर्म या कंपनी का आदि का हो सकता है। यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करेगा यानी रिसीव करेगा तो रिसीवर कहलाएगा, और अगर वो बिजनेस से कोई चीज किसी को देगा तो क्या कहलाएगा? गिवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गिवर कहलाएगा। ठीक है, और इसके कुछ गोल्डन रूल दिए हुए हैं, अभी मैं बताऊंगा नीचे। रियल अकाउंट क्या कहता है? कहता है इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट्स आते हैं जो एसेट्स से संबंधित होते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, हाँ, व्हीकल्स, मशीनरी, हाँ, ये सारी चीजें। बोला है यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसे डेबिट करेंगे और बिजनेस से जाता है तो क्रिएट करेंगे। अब ये डिटेल आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। नॉर्मल देखिए, पहले समझिए केवल अकाउंट्स के बारे में। अगला है नॉमिनल अकाउंट। क्या है? अगला क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। सुनिएगा, मैंने कहा नॉमिनल को अनरियल अकाउंट भी बोलते हैं। नॉमिनल को क्या बोलते हैं? अनरियल यानी अवास्तविक खाता भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए कहा है। और इसे लाभ हानि का भी खाता बोला जाता है। जैसे उसको बोलते हैं अकाउंट्स ऑफ एसेट्स ना, उसी तरह इसको भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहा है यह अकाउंट बिजनेस एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉसेस से संबंधित होते हैं। यदि बिजनेस में चलाने के लिए या मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस का खाता बनाते हैं और उसे डेबिट करते हैं। मैंने बताया था ना कि अकाउंट्स के कितने नेचर होते हैं? दो। कौन कौन से? एक क्रेडिट और डेबिट। हमने कहा था एक चीज बताइएगा, मत दिमाग में रखिएगा। क्रेडिट को किससे रिप्रेजेंट किए थे हम लोग? प्लस से, और डेबिट को माइनस। तो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस करना खर्च होता है ना, एक्सपेंस करना खर्च है ना, खर्च है तो माइनस होगा प्लस होगा। माइनस का मतलब डेबिट, माइनस का मतलब डेबिट। देखिए यहाँ पे कहा है ना डेबिट होता है। और यदि इनकम होगा तो उसे क्या करेंगे? प्लस। प्लस का मतलब क्रेडिट करेंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसका ज्यादा सारा कहानी अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी में है। सारी इस कहानी इसका, हाँ, बस यही, तो यही से सारी कहानी इसकी है। देख रहे ना, सारी कहानी इसी से है और पूरा अकाउंट इसी पे टिका हुआ है। समझिए ये नींव है अकाउंट का। अगर ये आ गया तो सब कर लेंगे आप लोग। ये आ गया तो सब कर लेंगे, इसके बाद कुछ है ही नहीं। कितने टाइप के अकाउंट दिए गए हैं? तीन। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल को व्यक्तिगत बोला गया है, रियल को वास्तविक बोला जाता है, या अकाउंट्स ऑफ एसेट्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ संपत्तियों की बात की गई है। और नॉमिनल को नाममात्र खाता, अनरियल यानी अवास्तविक खाता, या लाभ हानि, आय और व्यय का खाता कहा जाता है। देखिए इसमें सिर्फ वही बातें आएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट सबको मिल गया है ना? हाँ, एक बार बैठ के इसको पढ़िए आप लोग, फिर मैं बाद में इसको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और जितने कॉन्सेप्ट बताएंगे उतने याद कर लीजिए, बैठ के रिवीजन करिए। हाँ, नहीं, गोल्डन रूल पूरा डिटेल में बताएंगे ना, आज नहीं कल। अभी पूरा है, लंबा चलेगा और सारी कहानी इसी से है।
कल क्लास बंक मत करिएगा, सारी कहानी इसी से है, ठीक है। यही गोल्डन रूल इसलिए कहा गया है क्योंकि अकाउंट का सबसे बड़ा न्यू यही है, और सारी अकाउंटिंग इसी में छुपी है। अगर ये आ गया तो अकाउंट के हर एक ट्रांजेक्शन को आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत। थैंक यू।